अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो आज अडियाला में सामना हुआ है सहाफ़ियों के साथ, और जो आज वहाँ पे बेसिकली तो अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए उन्होंने। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जी उनकी, जो आपके साथ शेयर करेंगे और उसका तज्ज़िया भी करेंगे। इसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि कैसे डिजिटल दहशत गर्दों ने फायर वॉल को उड़ा के रख दिया है। उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेबस हो गई है फायर वॉल, और क्या उसमें डिजिटल दहशत गर्दों का कमाल है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी जो मामलात हैं उसमें बड़ी कन्फ्यूजन है और बद इंतज़ामी भी है, या आप उसको कह लें कि बद एतमादी भी है। तो जो भी आप कह लें, लेकिन वो कौन से रीसेंट 2-3 वाक़यात हैं जिसमें ये ख़ास तौर पर हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे, वैसे जो शेर अफजल मरवत का मामला है वो भी इसी कैटेगरी में ही आता है कि किस तरह से मुतज़ाद किस्म के बयानात और कन्फ्यूजन जो है वो हमें नज़र आती है। इसके साथ साथ जी आपसे ज़िक्र करेंगे कि एक नेटवर्क जिसका इंकशाफ किया है गैर मुल्की सहाफ़ियों ने, उसके ऊपर एक रद्दमल आया हुकूमत की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ये फ़ेक रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट किया है इन्होंने और उनको हम अदालत भी लेकर जाएंगे। तो इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से आपको बता दें, अडियाला जेल में आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी, और जो जज साहब इस केस को सारा प्रोसेस को थ्रू आउट ट्रायल देख रहे थे, उसको अचानक से कल चेंज कर दिया गया है। और ये उस मौके पे चेंज किया गया है कि जब बिल्कुल ट्रायल अपने आखिरी मरहले में है, और बहुत से रिपोर्टर्स इस बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि नैब की तरफ से अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड जो भी आप इसको नाम दे लें, काफ़ी कमज़ोर वाक़या हुआ है, क्योंकि इसमें जो मरकज़ी किरदार थे वो इस केस का हिस्सा ही नहीं बने, और जो बाकी गवाहान थे उन्होंने भी कोई ऐसी ख़ास गवाही नहीं दी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाए। तो बज़ाहिर ये केस खासा कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस केस से जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त भी जज साहब को तब्दील किया गया था, और उसके बाद फिर ये दूसरे जज साहब अब तब्दील कर दिए गए हैं। अब तीसरे जज साहब जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं जो कि इस केस को सुनेंगे, और ये बिल्कुल उस वक्त उन्हें केस दिया गया जब बिल्कुल ये आखिरी मरहले पर है, और काफ़ी इम्कान है कि अगस्त के शुरू के 8-10 दिनों में इसके ऊपर फैसला भी आ सकता है। ये भी एक कयास किया जा रहा है कि मुमकिन है कि जो पिछले जज साहब हों वो कमज़ोर केस की बुनियाद पर फैसला ना मनपसंद देना चाहते हों, जिसकी वजह से उनको जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें इस स्टेज पर जब आप करते हैं तो उसके ऊपर शकूक व शुबहात तो आते ही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की ये आपको बता देते हैं जी। इमरान खान साहब से आज मुख्तलिफ सवालात हुए, और ज़ाहिर है उनसे फिर बात हुई, पूछा गया कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं, आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के हामी नहीं। अचकज़ई साहब के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से तमाम बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात करूँगा तो बिल्कुल आइन के दायरे में रह कर करूँगा। मेरी 2 ही शराइत हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, एक तो ये कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, और दूसरा जो भी बातचीत होगी वो आइन के दायरा इख्तियार में ही होगी, आइन से बाहर कोई बात नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़े कर दी हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे जिससे मैं बातचीत करूँ। ये बिल्कुल गलत खबर है जो बाहर उड़ाई गई, ऐसी मैंने कभी कोई बात नहीं की। GHQ के बाहर एहतजाज के हवाले से फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि जी मैंने क्यों GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आइन में या कानून में इसकी कोई ममानियत है कि हम GHQ के बाहर एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये समझ में नहीं आता कि इसमें कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी हुई अगर आप GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दे दें। पुरअमन एहतजाज की कॉल अलबत्ता हमने दी थी, लेकिन उसको इमरान खान साहब के बकौल पुरतशद्दुद बनाया गया, जानबूझ के PTI के ख़िलाफ़ साजिश की गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने नैब के जो मुकदमात हैं उसके हवाले से बात करते हुए कहा कि ये सारे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और इसके हवाले से एक बात वाज़े हो जाती है कि जब ये तमाम मुकदमात से मैं बरी हो जाऊंगा तो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट, नैब के अगेंस्ट, चेयरमैन नैब के अगेंस्ट, और जो लोग भी इसमें सारी ये फ़ेक केसेस में मुलव्वस थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करूँगा। तो उन्होंने मुकदमात का ऐलान कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगने के मुतालबे पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या किया जिसकी मैं माफ़ी मांगूँ।
बल्कि गलती तो मेरे साथ की गई है। जो मेरे साथ सलूक किया गया है, मुआफ़ी तो उस बात के ऊपर मुझसे मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया, फिर जिस तरह से एक ओवरऑल पूरी मुहिम चलाई गई मेरे ख़िलाफ़ और जिस तरह सज़ाएँ हुई, ये सब कुछ हुआ, तो इसके ऊपर तो उल्टा मुआफ़ी मुझसे मांगनी चाहिए। तो वो अपने बात पर बिल्कुल हमें कायम नज़र आते हैं। जो ये बात लोग बाहर कहते हैं कि जी वो माफ़ी मांगने की कोई भीख मांग रहे हैं या कोई इस तरह की इस्तदाएँ कर रहे हैं, तो सबको आइडिया है। और जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं वो इस बात को बार बार एक्नॉलेज करते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई मौक़िफ़ में नरमी इस लिहाज से नहीं आती। वो जहाँ खड़े थे वो वहीं खड़े हैं और कोई उन्होंने माफ़ी के हवाले से पैगाम नहीं भेजे। और ये कुछ सहाफ़ी ये बयानियाँ बनाते रहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो माफ़ी चाहते हैं और इसके लिए वो पैगामात भेजते हैं। फिर इसके ऊपर बात भी हुई, उन्होंने कहा सहाफ़ियों ने कि ये जी आप यू टर्न ले लेते हैं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करूँगा, कभी कहते हैं नहीं करूँगा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि यू टर्न आप मुझे कहते हैं, यू टर्न तो सबसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ ने लिया, जिसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और बाद में बूट को इज़्ज़त दी, बूट के साथ चिमट गया। तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा ताक के निशाना लिया नवाज़ शरीफ साहब का और उनको ये रियलाइज़ कराया कि असल में तो जो अगर किसी ने बयानिए पे यू टर्न लिया है तो वो नवाज़ शरीफ हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर से इस अज़्म का इजहार किया कि सौदेबाजी नहीं करूँगा, जेल में रहकर अगर मुझे मरना भी पड़ जाए तो उसको तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं सौदेबाजी करके बाहर आऊँ। तो इस तरह से जो डील का एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है और एक हवा भरी जाती है गुब्बारे में से, वो इमरान खान साहब खुद ही निकाल देते हैं जब उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा जी मरने को तरजीह दूँगा, कोई डील नहीं करूँगा। और अगर मुज़ाकरात की कोई बात होती है तो ज़ाहिर है जिनके पास पावर है उन्हीं से मुज़ाकरात होगी। चकज़ई साहब को मैंने ज़रूर कहा है कि वो सियासी जमातों से अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो भी क्या करेंगे, उनके पास क्या है पावर? 4 हल्के खुलें तो उनकी हुकूमत चली जाती है, तो वो क्यों हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? तो बाकी ये है कि जिधर पावर है ज़ाहिर है बातचीत उधर ही होगी, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आइन के दायरे में रह के बात होगी। इसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि जो तबीयत से मुतालिक भी उन्होंने कुछ इंकशाफ किया और बताया कि उनको फ़ूड पॉइजनिंग हो गई है, क्योंकि जेल में जब फ्रिज मैसर नहीं है तो गर्मी का मौसम है तो खाना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फ़ूड पॉइजनिंग हुई। और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए फ़्रेश नहीं लग रहा क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब रही क्योंकि खाना ख़राब हो गया था। तो ये उन्होंने बात की और कहा कि आपको पता ही है जिस तरह के हालात में रखा हुआ है। तो ये आप वो लोग जो कहते हैं जी एसी उतरवाने की बात क्यों की, हालांकि एसी उतरवाया नहीं था, सिर्फ बात ही की थी, उसके ऊपर बड़ा आज तक हम लोगों का सुनते रहते हैं शोर होगा, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आ रहा कि उनके कमरे में ना तो एसी है ना ही फ्रिज है, सिर्फ एक कूलर ही है जो कि उन्हें मिला हुआ है। और इस मौसम में, हब्स के मौसम में तो कूलर वैसे भी काम नहीं करता। तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की है। कुछ उनके जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स थे उनके ऊपर भी उनसे सवाल किए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया। ख़ास तौर पर अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ कि शेर अफजल मरवत साहब का जो मामला था, कल रात अचानक हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन आता है सामने और वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत के साथ आता है और उसमें ये बताया जाता है कि जी शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारिग कर दिया गया, उनकी बुनियादी रुकनीत ही ख़त्म कर दी गई है और इसके साथ साथ उन्हें ये भी मुतालबा किया गया कि आप इस्तीफ़ा दें असेंबली की सीट से और अलग से अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो लड़ते फिरें, यानी पार्टी से आपको फारिग किया जाता है। तो इस एकदम जो नोटिफिकेशन आया इसके ऊपर सब हैरान भी थे कि आखिर इतनी सख्ती शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्यों बरती गई। जो नेचुरली मैंने नोटिस किया ओवरऑल तो ज़्यादातर जो वर्कर्स थे, सोशल मीडिया के भी ऊपर जो कारकुन हैं और जो लोग आकर अपनी राय दे रहे थे, ज़्यादातर लोग शेर अफजल मरवत साहब के हक़ में ही बात कर रहे थे कि ये ठीक है बात कि वो बाज़-औक़ात गैर मोहतात होते हैं और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो उनको सज़ा दी जा रही है शायद वो ज़्यादा सख्त है। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनको मौका मिलना चाहिए कि वो एक दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात करके अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन किस वक्त ये अहकामात हुए और किस वक्त कोर कमेटी ने कोई फ़ैसला किया, इसके ऊपर बड़ी हैरत की बात है। और जो उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन है वो भी उमर अयूब साहब के बजाय, बैरिस्टर गौहर साहब के बजाय एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दस्तखतों से आया, तो इससे भी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे। अलबत्ता शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा कि पार्टी का फ़ैसला है तो मैं उसके ऊपर कोई बात ज़्यादा नहीं इस वक्त करना चाहता, सिर्फ ये कहूँगा कि मैं इमरान खान का सिपाही था और रहूँगा और कभी मुझे मौका मिला तो इमरान खान साहब से ज़रूर बात करके अपनी पोजीशन क्लियर करूँगा। तो शेर अफजल मरवत साहब ने इस मामले के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि लगता यही है कि इमरान खान साहब के कान भरे गए, मेरे ख़िलाफ़ उनको भड़काया गया।
अभी ये सब बातें चली रही थी कि इतने में बैरिस्टर गौहर साहब से जब लोगों ने ज़ाहिर है राब्ते किए और पूछा कि भाई ये क्या मामला है, शेर अफजल मरवत साहब की बैठे बिठाए एकदम रुकनीत ही ख़त्म कर दी गई। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है इस वक्त PTI के, वो बिल्कुल इससे लाइल्म नज़र आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना मैंने किसी को कोई ऐसी अप्रूवल दी है, ना मेरे दस्तखत उस पर हैं, ना हमारी ऐसी कोई बात हुई है। तो वो बिल्कुल इस बात से लाइल्म निकले। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये नोटिफिकेशन जाली होगा क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने अपने तौर पर कमेटी ने कोई फ़ैसला किया है तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा और इसको मैं तायीद नहीं करूँगा इसकी, बल्कि मैं इस मामले को इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करूँगा। तो बैरिस्टर गौहर इस मामले पर हमें शेर अफजल मरवत साहब के साथ खड़े हुए नज़र आए। लेकिन अब जो ओवरऑल इसके ऊपर काफ़ी कहानियाँ चल रही हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लेन देन का मामला है और शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ लिया पार्टी के नाम पर, और उसके बाद फिर जो कोई लोग थे जिनसे लिए गए पैसे या जो कुछ भी उन्होंने लिया वो वापसी का तकाजा भी कर रहे थे। शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती थी, लेकिन फिर इस मामले को पार्टी ने टेकअप करके जब इसके सबूत वगैरह देखे तो फिर उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब जो है शेर अफजल मरवत से मांगा, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फिर पार्टी ने ये फैसला किया है। तो एक तो वर्जन इसके ऊपर ये आया। दूसरा वर्जन ये भी आ रहा था कि जो शेर अफजल मरवत साहब के कंटिन्यूसली गैर ज़रूरी बयानात हैं उनकी वजह से पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। सऊदी अरब वाले बयान पर इमरान खान साहब बहुत नाराज़ थे और फिर उसके बाद भी अक्सर अपने पार्टी लीडर्स के ख़िलाफ़ भी जो बातें वो करते रहते थे, उसके ऊपर भी जो उनके ख़िलाफ़ एक तवील चार्जशीट बन गई थी, उसकी वजह से डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उनके ख़िलाफ़ किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाले जाने में कुछ ग्रुपिंग भी असरअंदाज हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इमरान खान साहब की एहलिया के हवाले से, तो शायद वो भी कोई इतनी उनके भी कुछ गुड बुक्स में नहीं थे शेर अफजल मरवत। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, कौन सी सही कहानियाँ कौन सी नहीं, अभी हतमी तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो सामने नज़र आती हैं। लेकिन एक बात और भी है, वो ये कि इमरान खान साहब से जब आज इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अवॉइड किया, इस पर कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया। 2-3 मरतबा उन्हें जब इंसिस्ट किया गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बस पार्टी का इंटरनल मामला है, अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बाद में इस पर बात करेंगे। तो इससे ये तासुर तो नहीं है कि इमरान खान साहब को इस मामले का इल्म नहीं है, इसका मतलब उनके इल्म में है, लेकिन क्या ये हतमी फ़ैसला या नहीं, इसके ऊपर शायद अभी इमरान खान साहब एक सेकंड थॉट लेना चाहते हैं, शायद इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब बिल्कुल ला इल्म हो इस मामले से मुतालिक। तो बहरहाल जी, शेर अफजल मरवत साहब के साथ ये सारा मामला पेश आया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब सवाबी का जलसा है और भी आगे आप तहरीक की बात करते हैं, तो ऐसे मौके पे एक ऐसे शख्स को जो कि क्राउड पुलर है और पार्टी में उन्होंने काम पहले करके दिखाया भी है इस तर्ज पर, तो उनको इस तरह से पार्टी से फारिग नहीं करना चाहिए था, उनको एक आध मौका ज़रूर देना चाहिए था। लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो एक कन्फ्यूजन जो है पार्टी में बरकरार है। जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि बहुत सारे मामलात में ही ऐसा लग रहा है कि पार्टी के कुछ फैसले बड़े पुरअसरार तरीके से हो रहे हैं। दूसरा एक जो मामला है वो फ़रत अब्बास का है। फ़रत अब्बास साहब, हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब, पहले भी इनके ऊपर क्वेश्चंस थे जब इनको टिकट भी मिला था और लोग कहते थे कि शायद ये पार्टी के साथ उस तरह से मुखलिस नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो जीत भी गए, वो असम्बली में भी आ गए और काफ़ी पिछले दिनों तो वो रैलीज़ वगैरह भी निकाल रहे थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज में भी शामिल थे। बहरहाल कल ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हाफिज़ फ़रत जो हैं वो पार्लिमानी लीडर होंगे पंजाब असम्बली में PTI की तरफ से। अब इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया कि जी इमरान, लिखा तो हर नोटिफिकेशन के ऊपर यही होता है कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, एक तो हमें पहले वो बंदा पार्टी में ही नहीं कबूल था और अब जनाब उसको जो है वो बना दिया गया पार्लिमानी लीडर, तो ये क्या मसला है। इसके ऊपर जब कन्फ्यूजन आ रही थी, लोग बातें कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, तो उसके बाद आज हतमी तौर पर ज़ाहिर देखना था कि इमरान खान साहब इस मौके पे क्या कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर भी कोई खातिर ख्वाह वाज़ेह जवाब वैसे नहीं दिया, क्योंकि बहुत से लोग ये खबर फैला रहे थे कि मियाँ असलम इकबाल जो है वो पार्लिमानी लीडर होंगे, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, उन्होंने तो अभी तक हलफ भी नहीं उठाया। जो PTI के बहुत से लीडरान में ख़ाली कोई 109 के करीब इनकी तादाद है इस वक्त पंजाब असम्बली में, तो उनमें से हाफिज़ फ़रहत साहब हैं या कोई भी और पार्लिमानी लीडर हो, लेकिन वही बन सकता है जो पार्लियामेंट में मौजूद हो, यानी असम्बली के अंदर मौजूद हो। असलम इकबाल साहब जो हैं वो तो अभी तक हलफ भी नहीं उठाने आए। एक दफ़ा बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी उन्होंने KP में, और उसके बाद से वो तब से अभी तक रूपोश है। तो
ऐसे बंदे को कैसे पार्लिमानी लीडर बनाया जा सकता है जो कि असेंबली में ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे लीड करेगा। ये खबर बाद में मेरा ख्याल है गलत ही साबित हुई है और इमरान खान साहब ने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हाफिज़ फ़रज साहब के हवाले से भी कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हाँ मैं उनके पीछे हूँ, बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से फ़ैसला हुआ है। तीसरा जो एक और मामला है वो एक सेनेटर साहब के ऊपर बड़ी बात चल रही है, जो पहले भी पीटीआई के सेनेटर रह चुके हैं, मिर्ज़ा अफरीदी। उनके हवाले से बड़ी खबर है और बहुत सारे लोग इस पे ट्वीट कर रहे हैं कि वो मुश्किल जब वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुश्किल वक्त में उन्होंने 9 मई के हवाले से वीडियो भी जारी कर दी थी और जो उस वक्त बहुत सारे लोग कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है वो कहीं पे भी हमें पार्टी की जद्दोजहद में नज़र नहीं उस तरह से आए। तो बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि दोबारा से अब जब खैबर पख्तूनख्वा में आपको मालूम है कि सेनेट के इलेक्शंस अभी होने हैं, वहाँ पे ये रुके हुए थे, तो अब ये आगे जो प्रोसेस बढ़ेगा तो उसके हवाले से जो फाइनल की जा रही है लिस्ट उसमें उनका नाम भी है। अब इस पे बहुत से कारकुन जो हैं वो इतराज़ उठा रहे हैं कि जी ये कैसे इनका नाम शामिल हो गया, जबकि बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने पहले जो लिस्ट गई थी उसमें उनका नाम नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। जबकि दूसरी तरफ अज़हर मशवानी साहब जो आपको पता है कि सोशल मीडिया के काफ़ी मतलब उनके अहदेदार भी रह चुके हैं और अब उनकी तो काफ़ी फैमिली ने भी कुर्बानी दी है, ख़ुद वो लापता हुए, उसके बाद अब वो जिला वतन हैं, उनके भाई इस वक्त तक लापता हैं, तो काफ़ी उनकी फैमिली सफ़र करती रही है। और उनके हवाले से काफ़ी पीटीआई के जो कारकुन हैं वो इमोशनल भी हैं और समझते हैं कि वो हकदार हैं सेनेट के टिकट के लिए केपी से। तो इसके ऊपर भी एक वो चल रहा है मामला, लेकिन इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि जो पहले वाले सेनेटर थे आफरीदी साहब, उनको कौन रेकमेंड कर रहा है, कौन उनकी लॉबिंग कर रहा है और क्यों जो एक आम कारकुन जो डिज़र्व करता है उसको पीछे किया जा रहा है। तो ये 2-3 ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर पीटीआई में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है और कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, और जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो अपनी क़यादत से काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी इन मामलात के हवाले से कोई आज वाज़े बात नहीं की है। अब जी कुछ और ख़बरें भी आपको फटाफट दे दूं कि फायर वॉल जिसका बड़ा शोर था और बड़े ज़ोरों शोर और धमाके के साथ उसको लगाया गया था और ये बताया गया था कि जी अब तो सोशल मीडिया कंट्रोल कर लिया जाएगा और उस पर अरबों रुपए लगाए गए हैं वगैरह वगैरह। आज वो सहाफ़ी जिन्होंने पहले फ़ायर वॉल लगाने के हवाले से ख़बर दी थी, हम्माद हसन, उन्होंने ही आज ये ख़बर दी है कि फ़ायर वॉल गैर मौसर हो गई है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि फ़ायर वॉल इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो मतलूबा अहदाफ थे, मकासद थे, वो पूरे नहीं हो सके और डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें कहा जाता है उनके जो वार हैं उनमें कोई कमी नहीं आई और ना ही उस तरीके से कोई ख़ास खातिर कंटेंट को कंट्रोल किया जा सका है। तो इसकी टेक्निकल वजूहात भी हैं कि वहाँ पर जो फ़ायर वॉल चाइना से ली गई है, उन्होंने अपने जो व्हाट्सएप, उनका अपना सिस्टम है सारा व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, तो वो उन्होंने उसके हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। अब वो हमारे यहाँ जो सिस्टम है जो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप्स, वो तो वही हैं जो बाकी दुनिया में यूज़ हो रही हैं, तो वो इसलिए फ़ायर वॉल इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुई यहाँ की ऐप्स के लिए। लेकिन वजह जो कोई भी हो, टेक्निकल वजह है, तो फिर भी बड़ी हैरत की बात है कि इस इतने बड़े टेक्निकल पहलू को देखे बगैर कैसे अरबों रुपए की ख़रीदारी कर ली गई। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि शायद अब ये फ़ायर वॉल को अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा, वापस भी भिजवा दिया जाएगा चाइना को, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए उस तरह से मौसर नहीं साबित हुई। तो मेरा ख्याल है कि वैसे ये जब आ ही रही थी फ़ायर वॉल, तभी सब ये बात कर रहे थे कि VPN के थ्रू फिर भी आप ऐप्स को एक्सेस कर सकेंगे, और हमने ये होता हुआ देखा भी। और जहाँ तक ये एक चीज़ जिसका कोई फ़ायदा हुकूमत को हुआ है वो सिर्फ ये कि जो आपने एक्स बंद किया है, तो ये आपके जो आदाद शुमार हैं ज़रूर बताते हैं कि उनके जो सारिफीन हैं उसकी तादाद में खासी कमी आ गई है। पहले जो सारिफ थे, ज़ाहिर हर कोई बना लेता था अकाउंट और यूज़ कर सकता था, अब हर कोई VPN की अकाउंट की तरफ नहीं जाता। कुछ पेड VPNs हैं, हर कोई ज़ाहिर पैसे दे के भी नहीं यूज़ करना चाहता, और कुछ लोग ज़ाहिर टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो उन्हें पता भी नहीं होता कि जी कैसे अब यूज़ करना है, तो वो फिर उस एक उसमें उकताहट में आ जाते हैं कि जी हम यूज़ ही नहीं करते। तो उसकी वजह से ये बताया जाता है कि तकरीबन 60 to 70% जो एक्स सारिफीन हैं, ट्विटर के सारिफीन हैं, उसकी तादाद में कमी आई है। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर हुकूमत को बहरहाल हुआ है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फ़ायदा हो सकता था तो उस वक्त होता है जब इंटरनेट ये बंद कर देते हैं टोटल या स्लो कर देते हैं, उसकी वजह से कॉन्टेंट में कुछ कमी बेशी आती है। लेकिन अदरवाइज़ फ़ायर वॉल जिस मकसद के लिए लाई गई थी, बहरहाल वो कोई इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करना उनका। तो बहरहाल अब ये हुआ ये है कि पैसे
पैसे भी लगे हैं और उसका फ़ायदा भी वो नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो एक्स के अलावा आपकी जो ऐप्स हैं उसके ऊपर भी जो कंटेंट आना होता है वो तो उसी तरह से आ रहा होता है, तो उसको आप फिर उस तरह से रोक ही नहीं पाए। तो ये एक जो चीज़ है हमें वो नज़र आती है वाज़े तौर पर कि फ़ायरवॉल जो है वो उस तरह से जो फ़ायरवॉल है उसको आप कह लें कि पानी डाल के जो है उसकी आग सारी बुझा दी गई है और बज़ाहिर नहीं लग रहा कि उसका कोई मकसद हासिल हुआ है। अच्छा जी, जो मैंने आगाही नेटवर्क से मुतालिक आपको एक ख़बर देनी थी वो अगले वीलॉग में आप डिस्कस करेंगे, बात लंबी हो जाएगी, वरना मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।